हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल एएस कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट के अंदर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो हमने की थी, इसके दो क्वेश्चन रह गए थे, ये करने वाले हैं और फिर हम अपनी अगली एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि इससे ये होगा कि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो ऑनलाइन क्लासेस की, तो आपको पता चलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, और कह रहा है इसको प्रूफ करना है कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या में प्रूफ करनी है। प्रूफ नहीं, सॉरी, एक्सप्लेन करके बताना आपको। देखो, तो इसको बात कर लेते हैं। अगर मैं 13 की बात करूं तो मैं बोलूं इसको ब्रेक करो, तोड़ो, तो कैसे तोड़ोगे? आप बोलोगे ये तो 1 होगा, ये तो 13, इससे ज्यादा आप तोड़ नहीं सकते। याद रखना, किसी भी नंबर के साथ 1 जरूर होता है। 13 1 जा 30, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हर नंबर के साथ 1 होगा या तो वो खुद होगा। और ये कौन से नंबर होते हैं बताओ? प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या होता है। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर की, जैसे 12। अगर मैं इसको कहूं ब्रेक करो, गुणनखंड करो, फैक्टर करो, तो आप करोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 करोगे। हमने कहा यहां पर 1 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 12 को जब हमने ब्रेक किया तो यहाँ 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, यानी 1 के अलावा और भी चीजें आ रही है। यस, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। यही मेथड यूज करने वाला हूं मैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए इसको, ये डिजिट है, हम इसको लिखते हैं पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 12। देखो, ये पूरा और ये पूरा, ये बीच में प्लस है। इसका खेल बता देता हूं मैं आपको। जब भी किसी डिजिट के अंदर प्लस या माइनस आ जाता है ना, यानी सोचो संबंध यानी रिलेशन वही टूट जाते हैं। और मल्टीप्लाई क्या करता है? मल्टीप्लाई जोड़ने का काम करता है, रिलेशन। यानी बात क्या कहना चाहता हूं मैं, गौर कीजिए इसको। ये जो पूरे डिजिट इनके बीच में मल्टीप्लाई है, यानी ये सारे एक रिलेशन के संबंध मान के चलिए, ये सारे एक है। लेकिन प्लस आते ही ये क्या हो गया? अलग हो गया। बात क्लियर है? ठीक है, यानी इस पूरे में 13 है और इस पूरे में भी 13 है। क्या मैं दोनों जगह से 13 को खींच सकता हूं, यानी कॉमन उभयनिष्ठ ले सकता हूं? हाँ जी, ले सकता हूं। अगर मैं 13 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 11 बचेगा। और मैंने अभी आपको बताया कि 13 के साथ कुछ नहीं होता तो क्या होता है? अगर मैं यहाँ से 13 को निकाल दूं तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो जी हाँ, यहाँ क्या बच गया? 1 बच गया। प्लस है तो प्लस आ गया। यहाँ से भी 13 को मैंने बाहर ले लिया तो जी क्या बचेगा? यहाँ हाँ, क्या बचेगा? 1 बचेगा। सही कहा। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से भी 13 को ले लिया और यहाँ से भी 13 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इनको सॉल्व करो, कितना आएगा? 7 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 77, और मतलब 77 ही आएगा, प्लस 1। इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और ये कितना आ गया? 78। कोई दिक्कत है? नहीं। हमने क्या देखा, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहां पर कैसी चीजें आ रही है? आपस में मल्टीप्लाई। जैसे हमने यहाँ पर भी 12 को तोड़ा तो क्या आया था? 2 इंटू 2 इंटू 3। एक के अलावा और भी चीजें आ रही हैं, इसलिए ये नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है। सेम यही भी हम क्या करेंगे, यहां हमने देखा एक के अलावा और भी चीजें आ रही है, जैसे 13 भी है, 78 भी है। इसका मतलब ये क्या हुआ? एक कंपोजिट नंबर हुआ। क्या हुआ? भाज्य संख्या हो। बस इतना करके लिख देना, आपको एक स्टेटमेंट लिख देना बस लाइन से। ठीक है, कि ये जो पूरा नंबर है वो 13 से भी डिवाइड होगा और 78 से भी डिवाइड होगा। जब कोई चीज किसी चीज से मल्टीप्लाई होती है तो वो उससे डिवाइड भी होगी, आगे बताऊंगा मैं भी आपको। तो ये 13 से पूरा डिजिट डिवाइड होगा और 78 से भी डिवाइड। जैसे कि देखो, इसके जो कॉमन फैक्टर निकल के आते हैं, ये 12 क्या 2 से डिवाइड नहीं होगा? होगा भाग? हाँ होगा। 2 से 6 को 12 को डिवाइड करोगे, पूरा पूरा कट जाएगा जी, 6 आएगा, 6 आएगा। इस 2 से करोगे हो जाएगा। ये 3 से अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो डिवाइड नहीं होगा जी, होगा। कितना आएगा? 4 आएगा, होगा। तो इसी तरह जब कोई चीज आपस में मल्टीप्लाई होती है तो पूरा डिजिट क्या हो सकता है? उससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, भाग हो जाएगा। तो इसी तरह ये पूरे डिजिट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो जो डिजिट आएगी, संख्या आएगी, वो इससे डिवाइड होगा, भाग हो जाएगा, इससे भी भाग हो जाएगा। तो यानी ये हो गया हमारा क्या, कि ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरह हम इधर भी कर देते हैं। देखो, मल्टीप्लाई जहां तक भी है वो सारे क्या हो गए? एक रिलेशन हो गए।
और यहां जैसे प्लस आया क्या हो गया, अलग हो गया दी रिलेशन। यानी इस पूरे में से 5 और इस पूरे में से 5 कॉमन ले सकता हूँ। देखो कॉमन 5 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 5 यहाँ भी और इस पूरे में भी 5 है। जैसे यहाँ 13 था, इस पूरे में भी 13 था, वही लेते हैं हम कॉमन जो दोनों साइड में हो। तो जैसे ही मैं 5 कॉमन लूंगा, चलो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। जैसे मैं 5 खींचूंगा तो देखो 5 के साथ क्या होगा, मैंने बताया आपको 5 के साथ 1 जरूर होगा, हर किसी के साथ 1 होता है। तो देखो यहाँ 7 रह गया, इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं। हाँ यहाँ से हमने 5 को बाहर ले लिया तो 1 बचेगा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा। ये 5 को हमने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। यहाँ देखिए 7 6 जा 42, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 104। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 1608। ठीक है 1608 आ गया, जल्द लग रहा है। 7 6 42, 4 से किया हमने, ठीक है, फिर 3 से किया हमने, हाँ यहाँ आपका 504 आएगा। तो यहाँ अगर मैं दोबारा 2 से कर दूं तो कितना आएगा, 1008, और ये प्लस का 1 आ गया। ठीक है, अब इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1009। अब इसको मैं फर्दर नहीं तोड़ सकता, और भी टुकड़ों में नहीं तोड़ सकता, इतना आ गया। क्या कहोगे अब, ये पूरी डिजिट में 1 के अलावा कोई भी चीज आ रही है, हाँ 5 भी है, 1009 भी है, इसलिए क्या हो गया, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, कंपोजिट नंबर है। अगर 1 के अलावा कुछ नहीं आता तो हम लिख देते नहीं है जी सर, हमने एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह से आपको एग्जाम में लिख के जोड़ देना और यहाँ स्टेटमेंट लिख देना आपकी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया ये कंपोजिट नंबर क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 5 आ रहा है, 1 के अलावा चीजें आ रही है ना, इसलिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक सोनिया है और रवि है, वो एक ग्राउंड की चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, कहता है कि जो ग्राउंड के जो चक्कर लगाए जाते हैं, जब सोनिया स्टार्ट करती है तो इसके पूरे चक्कर 18 मिनट में लगा लेती है, कंप्लीट कर लेती है एक राउंड। रवि कितने मिनट में कंप्लीट करता है, ये 18 मिनट में करता है, और रवि करता है 12 मिनट में। अगर इस तरीके से ये चले तो कोई ऐसा टाइम आएगा यहाँ पर कि ये दोनों मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंचे। हाँ, तो ऐसा होगा कि जब ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम समय पे निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर कितने मिनट बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा आ जाएंगे, आपको वो टाइम बताना है कितने समय बाद। अगर देखा जाए दोनों जब चलना, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट का जो आरंभिक जो पोजीशन है वो सेम है, जब ये दोनों चलना शुरू करेंगे तो वापस से उसी पोजीशन पे कितने समय बाद आ जाएंगे। तो देखो कितने समय बाद आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास 2 केस है, ये एलसीएम निकाले या एचसीएफ निकाले। तो देखो अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं बताना, हो सकता है ये आपस में कितना 40 मिनट बाद आ जाए, मिल जाए 42 बाद मिल जाए, 43 44 कुछ भी हो सकता है, कितने टाइम। तो आपको सबसे पहले बताना है कितनी बार में आना, सबसे कम बताना है। ये तो नहीं पूछ रहा कि कितने समय बाद आएंगे, सबसे कम पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो सबसे कम पूछ रहे हैं, यानी क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल दो बस इनका, 18 और ये 12। 18 को डिवाइड टुकड़े करो कितना आएगा, 9 3 3 9, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया। 12 को निकालोगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आएगा। ये लो जी, और ये लो जी। और कोई पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जोड़ों में से एक एक नोट कर लेते हैं, दोनों में से एक एक नोट कर लिया, और जिनका पेयर नहीं बना, जैसे 3 का नहीं बना और इस 2 का नहीं बना, कितना आ जाएगा देखो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा। ये दोनों अगर सेम पॉइंट से चलेंगे तो 36 मिनट बाद क्या होगा, आपस में ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। थ्योरम जानना जरूरी है हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये थ्योरम को अच्छे से समझना।
क्योंकि जो थ्योरम वाली चीजें होती है ना, परिमेय वाली चीजें, वो जब तक आपको थ्योरम यानी परिमेय समझ में नहीं आएगा ना, आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। तो इस थ्योरम को समझते हैं। क्या कह रहा है थ्योरम ये हमारी, कि अगर कोई डिजिट पी ए स्क्वायर को क्या करती है, डिवाइड कर रही है, यानी ए को क्या कर रही है, भाग कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो ये जो पी है वो ए को भी डिवाइड करेगा, यानी जो पी है वो ए को भी, ये हमारी थ्योरम कहती है कि अगर ए स्क्वायर को पी भाग कर रहा है तो ए को भी पी भाग करेगा, यानी ए को अगर कोई डिवाइड कर रहा है पी तो ए को पी करेगा। मतलब कहने का मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको अच्छे से। देखो यहां मैं ए स्क्वायर की जगह ले लेता हूँ 4 का स्क्वायर यानी 16 ले लेता हूँ, और यहां मैं पी ले लेता हूँ कुछ 2, कहने की बात ये है। अच्छा ये बताओ, अगर ये 16 है, क्या 16 को 2 डिवाइड करेगा? हाँ जी हाँ, 8 बार में पूरा काट देगा, करेगा ना, करेगा। तो क्या अगर मैं बात करूं, जब 2 इस 16 को डिवाइड कर रहा है तो क्या ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा? तो करके देखते हैं। हाँ जी हाँ, कर दिया इसने, तो कर दिया ना। यानी अगर कोई किसी चीज का स्क्वायर है और कोई डिजिट उसके स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रही है, भाग कर रही है, तो जिसका वो स्क्वायर था ना, जिसका स्क्वायर था वो, जिसका वर्ग था, उसको भी कर देगा ये डिवाइड। देखो कर रहा है, जैसे 16 को डिवाइड कर दिया 2 ने, तो 4 को भी, यानी अगर 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। कर रहा है ना? हाँ, बस थ्योरम पर में होता क्या है, करता है जी, मानना पड़ता है हमें। सिर्फ मैंने करके दिखा दिया, जैसे हमने एल्गोरिथम पढ़ा था यूक्लिड का, वहां पर भी हो रहा था ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर भी हो ही रहा है। इसी तरह बता दिया मैंने, ये थी थ्योरम आपकी। यानी अगर 25 को और 25 का अगर स्क्वायर करा जाए, चलो 23 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 9 होगा, 9 होगा। अब चलो इससे ये रह लो, 5 का स्क्वायर कर देते हैं, 5 का स्क्वायर 25 है, तो क्या 5 यार ये मतलब ये ले लो, लेते हैं 6 का स्क्वायर लेते हैं 36, और यहाँ ले लेते हैं 3। अब देखो 3 36 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 3 6 को डिवाइड नहीं करेगा? करेगा ना, यही है थ्योरम। बस समझ में आया जी? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज। क्वेश्चन 5 कह रहा है आपको कि √5 को रैशनल प्रूफ करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है √5 को। मैं यहाँ को आपको √5 सॉल्व करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन फर्स्ट, आप √5 को जिस तरह मैं सॉल्व करूंगा एज इट इज √2 और √3 को भी आप सॉल्व कर सकते हो। किसी भी अपरिमेय संख्या को आप सिद्ध कर सकते हो कि वो अपरिमेय, इरेशनल को प्रूफ कर सकते हो कि वो इरेशनल है। ठीक है, मैं √5 को करके दिखाऊंगा, आपको सभी करना है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है। मैं इस साइड आपको समझाता हूं मैंने किया क्या है, फिर बाद में बताऊंगा इन दोनों को हम कैसे लिखेंगे। देखो, जब भी हम अपरिमेय यानी इरेशनल प्रूफ करेंगे तो हम लेट करेंगे, हम मान लेंगे कि √5 जो है वो परिमेय है, रैशनल मान लेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, मैं पहले बताता हूँ, जो चीज मैं करूंगा अभी आप समझ के चलना और इसको लेके चलना, हाँ ऐसा होता है। और जो मैं करवाऊँ उसको एज इट इज मानते चलना। मैं रटने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ये होती हैं, अगर सीखना चाहोगे कोई चीज, सीखने के लिए हमें उसको मानना पड़ता है, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो। ठीक है, तो यहाँ √5 को हम परिमेय यानी रैशनल मान के चलेंगे। अब ऐसा क्यों माना मैंने, क्योंकि मुझे प्रूफ करना भाई, मुझे प्रूफ करना इसलिए माना, और मैं बताऊंगा क्यों माना आगे जाके। हमने मान लिया ये परिमेय है यानी रैशनल है। अच्छा ये बताओ परिमेय संख्या होती क्या है, रैशनल नंबर होता क्या है? तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में। हाँ, परिमेय संख्या वो होती है जिसको p/q के रूप में लिखते हैं, और q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी इसको मैं 2/3, ये क्या है जी, हाँ ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, और नीचे क्या नहीं है, 0 नहीं है, ये परिमेय यानी रैशनल नंबर है? ठीक है, चलिए। तो √5 को मैंने माना परिमेय संख्या रैशनल है, तो क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ ना, हाँ, क्योंकि परिमेय माना है तो लिखना पड़ेगा ना p/q के रूप में। हाँ, इसलिए लिख दिया मैंने।
आगे अब यहाँ पर अगर P और Q को देखो तो क्या इसके कोई भी कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं है ना। हाँ, मैंने हमेशा बताया सबके साथ एक जरूर होगा, एक तो होता ही है ना। एक के अलावा कुछ है यहाँ पे कॉमन फैक्टर? नहीं है। मैंने यहाँ साइड में आपको बॉक्स में लिख दिया है कि यहाँ पर एक भी कॉमन फैक्टर इसके नहीं है, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, ये डिवाइड है, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ आ जाएगा √5 इंटू में Q आ जाएगा, आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड। तो जैसे मैं स्क्वायर करूंगा क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो ये स्क्वायर जब इस पे जाएगा तो इसको 5 बना देगा, ये स्क्वायर जब इस पे जाएगा तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 30 आया। जी हाँ, अब यहाँ पर इसको मैं नंबर 1 नाम दे दूँ। जो जो स्टेप मैं कर रहा हूँ वो स्टेप आपको एज इट इज याद करना है कि कब क्या करना है। याद करने का मतलब क्या है, रटना नहीं, आपको ये याद रखना है कि हमें कैसे प्रूफ करना है, सिद्ध कैसे करना है, ठीक है। यहां पर थ्योरम लगेगी, मैंने आपको बताया था अभी कि P अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। तो इसी तरह देखिए ये 5 इधर गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इधर क्या करेगा, आ जाएगा ना नीचे, इसके लेके जाऊंगा तो, लेकिन लेके नहीं जाना, मैं समझो, चीजों को समझ लो। इधर जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा, यानी 5p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5p को भी करेगा। ये थ्योरम कौन कहता है, 1.1 कहता है। जी हाँ, मान लो यहाँ पर अगर कितना होता, 16 होता, और यहाँ पर मेरा 2 होता, तो क्या ये इसको डिवाइड करता, तो क्या ये 4 को डिवाइड नहीं करता, करता ना। तो बस मान लो, मानना नहीं, ये चीज है, मानना क्या ये है, तो ये इसको डिवाइड करेगा। ये स्टेटमेंट मैंने लाइन से लिख दी है। लिखने के बाद आपको करना क्या है, साथ में ये जो नोट्स आ रहा है आपके साइड में, इसको भी देखते रहे। यहां पर जो भी चीज होगा आपका उसको ले लेना है। यहाँ पर जो चीज है 5 तो 5c ले लिया मैंने। अगर यहाँ पर 10 होता तो 10c ले लेता, यहाँ पर 2 होता तो 2c ले लेता, या 4 होता तो 4c ले लेता। अब ये c कोई होगा पूर्णांक इंटीजर है हमारा। इतना करने के बाद क्या करना है, इस p की वैल्यू को इस जगह पे रख देना है, इसकी जगह पे। तो जैसे ही मैं p की जगह पे इतना रखूंगा, यहां ध्यान दो, क्या हो जाएगा, 5c का स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। ये हमने एज इट इज लिख दिया है, और इस p के जगह पे मैंने इतना लिख दिया, लिख सकता हूं ना। हाँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ आएगा आपका 25c स्क्वायर। ये स्क्वायर जब इस पे जाएगा तो 25 हो जाएगा, और c पे जाएगा तो c का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इस 5 से अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, इस 5 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या आएगा, q स्क्वायर बराबर में 5c स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये 5 इसको क्या कर देगा, काट देगा। तो 5 से 25 को जब डिवाइड करोगे, काटोगे तो कितना आएगा, 5c स्क्वायर आएगा। आ गया। अब यहाँ देखो ये 5 इधर मल्टीप्लाई से क्या करेगा, डिवाइड। तो 5 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 q को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ गई। यानी इस केस में क्या होगा, यहाँ पर q को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है इस केस में। ऊपर वाले केस में क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, p को कौन डिवाइड कर रहा था, 5 डिवाइड कर रहा था। ये चीज लाने के लिए मैंने ये रामायण करी थी। अब क्यों लाया हूं मैं, ये ध्यान से सुनो। देखो अगर मान लो 25 को 5 डिवाइड कर रहा है तो क्या इस 25 के अंदर 5 होगा, 25 5 से भाग हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो क्या 25 के अंदर 5 है, हाँ जी हाँ है। इसी तरह देख लो, अगर 16 को 4 से अगर मैं भाग कर सकता हूँ, जी हाँ कर सकता हूँ, तो क्या 60 के अंदर 4 होगा, हाँ जी होगा ना। अगर मैं इसको तोड़ आएगा 2 क्या है नहीं 4, 2 है ना। यानी जो चीज जिससे डिवाइड होती है वो चीज उसके अंदर मौजूद होती है। बात क्लियर है। हाँ, तो यहाँ देखिए, तो p स्क्वायर, p जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो p के अंदर क्या होगा, p के अंदर 5 मौजूद होगा। q 5 से डिवाइड हो रहा है तो q के अंदर भी क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है। हाँ, ये चीज लाने के लिए मैंने इतना किया। और देखिए हमने पहले क्या माना था, ऊपर वाली लाइन पढ़ी है, यहाँ पर फर्स्ट वाली लाइन यहाँ पर जो लिखी है नोट्स में, लिखी है क्या लिखा है कि जो p और q है उसके अंदर एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, नहीं है ना, लिखा है ना, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होता है, देखो
क्यू के पी के अंदर भी 5 है और क्यू के अंदर भी 5 है। ये कॉमन फैक्टर है इसके अंदर, एक के अलावा भी कॉमन चीज है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो क्या है एक के अलावा 5 है इसके अंदर। इसका मतलब जो हमने लेट किया था ऊपर एजम्पशन, जो हमने ऊपर लाइन लिखी थी वो लाइन क्या थी, गलत थी? हाँ जी हाँ बिल्कुल गलत थी। ऊपर हमने लिखा था एक के अलावा कुछ नहीं, लेकिन नीचे क्या आ रहा है भाई, एक के अलावा आ रहा है। यानी हमने जो माना था वो हमारी जो एजम्पशन थी, हमने जो माना था वो क्या थी, गलत थी। जब एजम्पशन गलत थी तो ये कैसे चीज सही हो सकता है? सही हो सकता है कि नहीं ना? हाँ, इसलिए हम लिख देंगे कि जो √5 है वो क्या है, अपरिमेय यानी इर्रेशनल है। समझ में आया? ये थी बात इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। अब इतना जो मैंने रामायण बताई है इसको एक बार शॉर्टकट में बता देता हूँ करना क्या है। आपको जो भी नंबर दे रखा होगा उसको रेशन मान लेना है, फिर उसको p/q के रूप में लिख देना है, और यहाँ पर जो लाइन लिखी एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं कर देना है। उसके बाद ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद जो आएगा यहाँ पर भी जिसका भी स्क्वायर होगा, आप यहाँ पर PQ के अलावा AB भी ले सकते हो, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो। यहाँ पर जो होगा उसको हम कुछ भी लेट कर सकते हैं P के अलावा, लेकिन C जरूर लगाना है, D लगा दो, E लगा दो, कुछ भी लगा दो। और यहाँ पर जो होगा वही, ठीक है। फिर दोबारा से स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर यहाँ पर हमारा ये चीज निकल के आया। ऐसा हमने क्यों किया, ये जो सारा प्रोसीजर हमने क्यों किया, हमें ये चीज दिखाना था कि ऊपर कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हमने जब इतनी रामायण की तो ये हमारे आ गई ना कि इसके अंदर कॉमन फैक्टर है, यानी हमारी जो मान्यता है एजम्पशन है वो गलत थी। अब मैं आपको इसी का √2 का करके दिखाऊंगा। सेम ऐसी करना है आपको, √3 का भी सेम ऐसी करना है। जो मैंने फॉर्मेट नोट ऊपर नोट लिख के दे दिया ना नोट्स के अंदर, इसको आप एज इट इज नोट कर लो और आपको स्टेप्स याद रखने बस कहां पर गया था। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, लेकिन 100% एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। तो देखो मैं √2 और √3 को करके दिखाता हूँ। इस बार मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा, मैं फटाफट बताऊंगा। देखो हम क्या करेंगे, जैसे √2 को प्रूफ करना है तो √2 को क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे, यानी रैशनल मान लेंगे। अगर ये रैशनल है तो इसको क्या ले सकते हैं, p/q के फॉर्म में ले सकते हैं। और इसका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर ये मल्टीप्लाई डिवाइड इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अगला स्टेप, दोनों तरफ वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो। जैसे मैं स्क्वायर करूंगा ये रूट गायब हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ q² बचेगा और यहाँ p² बचेगा। फिर वही लाइन लिखनी है आपको कि 2 p² को डिवाइड कर रहा है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा, यानी 2 जो है वो p² को भाग कर रहा है तो 2 p को भी भाग करेगा। लिख दिया। फिर मैंने बताया था यहाँ पर जो चीज होगा आपका उसको कुछ सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं 2c सिलेक्ट करूंगा। पिछली बार 5q था, 5 था इसलिए 5 लिया था, इस पर 2 है तो हम इस पर 2 लेंगे और इसको यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ जैसे मैं 2c का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा, ध्यान दो, यहाँ 2q² है आपका, यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर कितना आ गया। अब इतना आने के बाद ध्यान दो, इस 2 से 4 जब कटेगा तो कितना आएगा हमारा, 2² आ जाएगा। अब देखो 2q² को डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है, तो 2q को भी करेगा, यानी बात क्लियर है। यहाँ पर p को कौन डिवाइड कर रहा था, 2, यहाँ पर q को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, यानी यहाँ पर p के अंदर भी 2 है और यहाँ q के अंदर भी क्या होगा, 2 होगा। हमने ऊपर क्या माना था, p के अंदर 2 और 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन इतना करने के बाद हमने निकाल दिया इसके अंदर कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या है वो 2। तो जो हमने माना था, हमारी जो मान्यता थी वो गलत थी, हमने जो असम्पशन किया था वो गलत था कि ये परिमेय अथवा ये क्या है, अपरिमेय। आई होप अब आपको क्लियर हो रही होगी चीजें, हो रही क्लियर। हाँ, तो जो लाइन मैंने नीचे लिखी ना नोट्स के अंदर, उसको भी एज इट इज आपको देखना है कैसे लिखिए। अब जैसे √3 है तो √3 के लिए क्या लिखेंगे, √3 परिमेय संख्या है, यहाँ √3 p/q लिख देंगे, फिर √3 फिर मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा। जब इसको करोगे तो यहाँ 3 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और q का स्क्वायर आ जाएगा p का स्क्वायर। अब 3 p² को डिवाइड कर रहा है तो 3 p को भी करेगा, यानी यहाँ पर हमने निकाल दिया p के अंदर क्या है, 3 है। मैं 3 का बता रहा हूँ, √3 का।
फिर इसी तरह हम करेंगे, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 3c ले लेंगे, 3c लेंगे, फिर सॉल्व कर देंगे। क्या निकल के आएगा कि जो 3 है वो q को भी डिवाइड कर रहे हैं, यानी 3 आ गया q के अंदर। हमने क्या लेट किया था कि पी क्यू के अंदर एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है 3 है जी कॉमन फैक्टर, तो √3 हमने √3 को मानता परिमेय, लेकिन क्या प्रूफ हो गया ये अपरिमेय है, इर्रेशनल है। अगर आपको जरा सा भी डाउट हो रहा है क्वेश्चन को तो दोबारा से इस वीडियो को बैक करिए और सही से समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक चीज मैंने आपको बारीकी से बताई है, सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो मैंने अभी आपको समझाया सारी चीजें, जिसने अच्छे से समझ ली हो ना, ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं है उसके सामने, बहुत ज्यादा इजी है, बस थोड़ा सा देखो। यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड सेकंड में हमें कह रहा है इसको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, अपरिमेय है, इर्रेशनल है। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है इनको सिद्ध कीजिए। ये मैंने एक एग्जांपल से क्वेश्चन लिया। इन सभी क्वेश्चनों को एक तरीका बताऊंगा, सारे क्वेश्चन उसी पे बस टिप देना उसी तरह आपको, जैसे अभी पहले मैंने करवाया ना, √2, √3, √5, √6 जो भी है वो तरीका बस याद कर लेना, जो बोर्ड पे आ रहा था उसी की तरह आपको कर देना है, प्रूफ कर देना। इस तरह इन सभी को क्वेश्चन को बस तरीका बताऊंगा, उस तरीकों को अगर आपने मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए समझ लिया तो कुछ नहीं है ये क्वेश्चन पे, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन एक साथ लिख दिए। ठीक है, कैसे करना है, कैसे सॉल्यूशन लिखना है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एक क्वेश्चन का आएगा, बाकी सब आप खुद बनाओगे, मुझे ग्रुप में भेजना, मैं चेक करूंगा। ठीक है, जो गलती होगी बता दूंगा आपको। मैं यहां पर सबसे पहले ये वाला एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, या नहीं, इससे अच्छा इजी रहेगा आपको समझाने के लिए, मुझे इस एग्जांपल को लेकर हम पहले प्रूफ करेंगे। 6 + √2 क्या है, ये अपरिमेय है, इर्रेशनल प्रूफ करते हैं इसको, अपरिमेय। हमें इसको अपरिमेय प्रूफ करना है, इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो मैंने आपको बताया जब भी हमें अपरिमेय यानी इर्रेशनल प्रूफ करना हो, सिद्ध करना हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एजम्पशन करते हैं, लेट करते हैं, मानते हैं कि ये क्या है। जी हाँ, हम मानेंगे इतना जो है ये परिमेय मानेंगे, जैसे अभी हमने माना था इससे पहले, रैशनल है। क्या ये रैशनल माना था हमने पहले, जब भी अपरिमेय इर्रेशनल की बात हो हम लेट कर लेंगे, ये परिमेय है। ठीक है, लेट कर लिया हमने, मान लिया ये परिमेय है। जब परिमेय है तो हम क्या कर सकते हैं इसको, जी हाँ परिमेय है, तो आपने कहा था कि परिमेय होगा तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख दिया। जहां q नीचे क्या नहीं होना चाहिए भाई, 0 नहीं होना चाहिए, यही होता ना परिमेय का मतलब, रैशनल का मतलब, उसको इतना लिख देना है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ध्यान दो। अच्छा, इनमें देख के बताओ कोई ऐसी संख्या दिख रही है जो अपरिमेय हो, इर्रेशनल हो, दिख रही है कुछ? हाँ दिख रही है, ये है। अभी तो प्रूफ किया था, क्या है ये, √2 एक अपरिमेय यानी इर्रेशनल है, क्या था अभी? हाँ जी, ये एक अपरिमेय इर्रेशनल है। तो अब यही बस याद रखना है, आपका सबसे पहला स्टेप यही है। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप परिमेय लिखना है, रैशनल। सेकंड स्टेप पहचानना कि जो आपके पास कंडीशन आएगी लिख के, उसमें अपरिमेय यानी इर्रेशनल कौन है, पहचान लिया? जी हाँ, हमने पहचान लिया। अब इसको आपको कुछ नहीं करना, ये पॉजिटिव है तो इसको यहीं रहने दो, इसके साथ जो भी है ना वो सबको उधर ले जाओ। समझ में आई बात मेरी? बस इसको अकेला कर दो, ये प्लस इधर जाके क्या करेगा, जी माइनस करेगा। इसको सॉल्व कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्यू आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका p - 6q। अब इसको एलसीएम जो सा तरीका आपको अच्छा लगता है ये वाला कर लो, इस नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया तो q को 1 से करेंगे तो q आ जाएगा, और 1 से जब p को करेंगे तो p1 जब p, माइनस हो तो माइनस, और q को जब 6 से करेंगे तो 6q आ जाएगा। ये आ गया, बस इतना ही करके छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, बस हो गया आपका आंसर। ध्यान दो, हमने माना ये एक परिमेय है, हमने माना ये एक परिमेय, ध्यान से सुनना, परिमेय रैशनल माना हमने, रैशनल। तो ये क्या है, ये भी परिमेय है यानी रैशनल है, पक्की बात है, ठीक है। अब ये परिमेय था, p/q क्या था, परिमेय था। अगर क्या परिमेय संख्या में कुछ भी घटाऊं या माइनस करूं तो क्या अपरिमेय हो जाएगा? याद रखना नहीं। अगर हमारा 2/3 ये परिमेय है, इसमें अगर मैं माइनस कर दूं
ये लो भाई माइनस कर दिया 2, तो हमारा आंसर कितना आएगा, कर दो 3, 2 माइनस 6, ये आ गया हमारा माइनस कितना आ जाएगा 4/3। तो क्या यहाँ पर ही हो जाएगा, नहीं, परी में यानी रैशनल के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवाइड करो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी ऐड करो, परी में रहता है, रैशनल रहता है। बात क्लियर है? इस चीजों को आप लिख लिया करो, जो चीज मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, लिख लिया करो। देखो, तो यहाँ परिमेय में मैं कुछ माइनस कर दिया, तो ये क्या, ये अभी भी क्या है, परिमेय। बात ध्यान से सुनना, ये परिमेय है यानी रैशनल है। बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर का मतलब तो बराबर ही होता है, इक्वल ही होता है। जो चीज ये होगा वही चीज ये होगा, बराबर का मतलब तो ये होता है ना। तो हमने कहा ये परिमेय है, रैशनल है, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय हो गया। क्या हो गया, परिमेय रैशनल। ये क्या हो गया, और फरमाइएगा, परिमेय क्या हो गया, ये रैशनल हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये परिमेय है, परिमेय रैशनल है? अरे भाई अभी तो प्रूफ किया था हमने, ये क्या है, अपरिमेय है। ये अपरिमेय है, यानी ये अपरिमेय है तो उसके बराबर वाला भी क्या होगा, अपरिमेय होगा, इरेशनल होगा। जब ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा, जब ये इरेशनल है तो ये भी क्या होगा, इक्वल है ना, सब इक्वल। तो ये इरेशनल अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय। अब अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय, अपरिमेय तो ये पूरा क्या हो गया, अपरिमेय होगा, इरेशनल हो गया प्रूफ। बस इतनी चीजें लिखनी थी। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट वे में समझाता हूँ। जो मैंने इतनी सारी रामायण बताई, इसको था क्या, ये था बस ये कि आपको जो भी डिजिट दे रखा होगा उसको परिमेय मान लोगे, रैशनल मान लोगे। मानने के बाद उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपका पहचानना है कि इसमें अपरिमेय कौन है। पहचान लिया, उसको उसी साइड रहने दो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ, इक्वल के बगल में हम लेंगे। जो हो रहा था हमने कर दिया। हमने कर दिया कि ये परिमेय में कुछ भी माइनस करेंगे, ये पूरे डिजिट क्या है, परिमेय है, रैशनल है, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय। जो मैं बोल रहा लिखना है, इसको मैंने लिख दिया नोट्स में, आप लिख लो वहां से देख के, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सारा चीज आपको मिलेगा। ये परिमेय तो ये भी परिमेय हो गया, रैशनल हो गया। लेकिन हम जानते हैं, वी नो दैट √2 एक अपरिमेय है, इरेशनल है। तो हमारी जो मान्यता थी ऊपर कि ये परिमेय है, ये मान्यता हमारी गलत हो गई। हाँ, इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। समझ में आया? अब इसको मैं एक और एग्जांपल से और अच्छी समझाता हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ बढ़िया से पूरी वीडियो देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अभी ये पे। क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराना हमारा दायित्व है। अब मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लूंगा, फिर एक ये वाला खतरनाक सा करेंगे। खतरनाक सा कौन सा, यही है खतरनाक, कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है बेसिक सी, बस और कुछ नहीं। इसको प्रूफ करना है हमें, अपरिमेय है यानी इरेशनल है। तो क्या करेंगे हम, पहले क्या मान लेंगे, हाँ जी हाँ, इसको मान लेंगे हम परिमेय यानी रैशनल, मान लिया। अगला स्टेप हमने मान लिया, ये क्या है, रैशनल है, परिमेय है। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू 0 है। वही चीज अब देखो, यहां पर मैंने कहा था अपरिमेय पहचानना, इरेशनल पहचान लिया, हाँ उसको वहीं छोड़ दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। लेकिन देखो ये बेचारा नेगेटिव है ना, तो मैंने कहा था पॉजिटिव होता था कोई जरूरत नहीं होती, इसको उधर ले जाते, इसको इधर ले जाते इस बार। बस ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ चीजों को, बाकी कुछ नहीं है। अब हुआ कि जब इसको मैं उधर लेके गया तो ये प्लस में हो गया, बस प्लस, जैसे पिछली बार तो प्लस में था ना √2, हाँ तो उधर ले गया, और ये प्लस इधर जाके माइनस हो गया। इस बार कुछ नहीं, बस थोड़ा वो चीज इधर था, अभी इधर आ गया, तो सॉल्व कर दो इसको। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 5q आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे p आ जाएगा। हो गया जी। अब देखो हमने माना ये परिमेय है, तो ये भी परिमेय है, रैशनल है। अब ये रैशनल है तो कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो रैशनल रहेगा, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल हो गया, परिमेय हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है, यानी जो हमारी मान्यता थी वो गलत थी। प्रूफ होता है कि 5 - √3 क्या है, अपरिमेय है यानी इरेशनल है। क्लियर है? एक और एग्जांपल देते हैं और अच्छे से समझते लीजिए। देखिए अब ले लेता हूं मैं इसमें ये ले लेता हूं, ठीक है,
धीरे धीरे आएंगे हम सब पे। तो इसको क्या मान लेंगे पहले, परिमेय यानी रैशनल मान लेंगे। मान लिया हमने, लेट कर लिया ये रैशनल है, परिमेय। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, पी बाई क्यू के फॉर्म में ले सकता हूँ, जहां क्यू क्या नहीं होगा, नहीं होगा मेरा 0। अब देखो पहचानो कौन है इसमें अपरिमेय रैशनल, पहचान लिया, हाँ ये है। तो इसको यही छोड़ देंगे, बाकी उसके साथ जो सबको बॉर्डर पार करो। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या करेगा, पी ऐसे आ गया, ये मल्टीप्लाई था, इधर जाके डिवाइड करेगा। तो जब ये नीचे आएगा, जो चीज इधर बगल में होता है नीचे आ जाता है, और नीचे आने के बाद इस तरह हो जाएगा। बस हो गया, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या हुआ, ये हमने माना परिमेय था, रैशनल था, ये भी परिमेय है। अब ये परिमेय, तो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो अपरिमेय हो जाएगा, नहीं ना, रैशनल तो हो जाएगा। तो ये परिमेय है, तो ये भी क्या हो गया, ये रैशनल है, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल हो गया। क्या ये रैशनल है, अपरिमेय है, हमारी मान्यता क्या होगी यहाँ पर, गलत होगी। बस यही वाहियात से चीजें, ये क्या सिद्ध होता है, ये अपरिमेय है, इर्रेशनल है, हो गया प्रूफ। यानी आपको पहले तो मान लेना है चीजों को, फिर बाद में उसको गलत प्रूफ कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बस यही है छोटा सा लॉजिक, जिसने समझ लिया समझो 100% है इसमें। तो 100% आना क्वेश्चन, 100% कह रहा हूं मैं। अच्छा SA1 का एग्जाम हो चाहे फाइनल का एग्जाम हो, समझ लिया ना। बस अगला देखो। तो इसी तरह हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इस तरह ये जो 1/√2 है, इसको आप कर लीजिए, आसान से कर लीजिएगा, नहीं होगा तो ग्रुप में मिलकर मैं इस अच्छे से क्वेश्चन को करवा देता हूँ। ये आया था पिछले साल एग्जाम में SA1 में, इसको देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसको अपरिमेय प्रूफ करना है, इरेशनल तो क्या मान लेंगे, इसको माना इतना क्या है, परिमेय मान लेंगे, जैसा हम करते आ रहे हैं। इरेशनल, ओ सॉरी रैशनल मान लेंगे, रैशनल मान लेंगे। अब रैशनल है तो फिर क्या लिख देंगे, अगला स्टेप हमारा ये था ना, पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया, जहां क्यू क्या नहीं होना चाहिए, लिख दोगे, हाँ लिख देना। अब क्या करना है, मैंने कहा अगला स्टेप अपरिमेय ढूंढो, इरेशनल मिला, मिल गया होगा जी। इसको यही विश्राम कर दीजिए, बाकी सबको लेके चल दीजिए। तो ये देखो, सबसे पहले हम इसको लेके जाएंगे, यही होगा ना, ये प्लस से जाके क्या करेगा, माइनस करेगा। तो ये प्लस से जाके क्या करेगा, माइनस। इसके नीचे मैं लगा सकता हूँ, जी हाँ लगा सकता हूँ। सॉल्व कर देते हैं इसको। जब सॉल्व करोगे तो नीचे क्यू आ जाएगा, क्यू बन जाए क्यू। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पी आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, क्यू को जब 3 से करोगे तो 3Q आ जाएगा। हो गया सॉल्व। क्या ये अकेला हो गया, नहीं हुआ, यानी इस 2 को लेके जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई है, गुणा हो रहा है, तो क्या करेगा, जी हाँ भाग करेगा। तो P माइनस 3Q अपॉन में, ये जब इधर आएगा तो 2Q हो जाएगा। बस इतना करना था, इसलिए मैंने बताया था। थोड़ा अजीब सा, क्या अजीब सा था ये, नहीं है ना, कितना इजी था। ठीक है, बस ये सॉल्व करना आना चाहिए बस। अब देखो, हमने इसको परिमेय माना यानी रैशनल माना, तो वही चीजें पुरानी अपनी, ये भी परिमेय है, उसमें से कुछ माइनस करूंगा तो भी परिमेय है, रैशनल है, डिवाइड मल्टीप्लाई करते तो भी रैशनल है, परिमेय ही है। जब ये सारा परिमेय है, रैशनल है, तो ये क्या हो गया, बराबर का मतलब क्या हो गया, ये भी परिमेय हो गया यानी रैशनल हो गया। लेकिन क्या √5 रैशनल होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में किया था अभी हमने, क्या होता है ये इरेशनल होता है यानी अपरिमेय होता है। अगर ये अपरिमेय है तो हमारी जो एजम्पशन थी, मान्यता थी, क्या होगी यहाँ पर, गलत हो गई, होगी गलत। अतः है ये है, क्या है हमारा ये हमारा जो आंसर आया 3 + 2√5, ये क्या है, अपरिमेय, इरेशनल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रैशनल इररेशनल कैसे प्रूफ करते हैं, अपरिमेय कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, जरा सा भी डाउट है तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, वहां आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड होगा, जो भी डाउट होगा वहां पर थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। मैं चाहता हूं आप वीडियो जो मैं भेज रहा हूं, दे रहा हूं आपको, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। घर में रहें, सेफ रहें, स्टे होम स्टे सेफ।